हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स पार्ट 10। उसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, कि मेटाबॉलिज्म किसी ड्रग का ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, और किस चीज पर निर्भर करता है, मतलब फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। भैया हम पढ़ते आए हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर द ड्रग इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में ड्रग को लिपिड से वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है ताकि वो बॉडी से निकल सके। पूरे बेसिक्स आपको दिए हुए हैं पिछले वीडियोस के अंदर, 9 पार्ट के अंदर। एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि नया वीडियो जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस डी। डी का मतलब ड्रग, और ई का मतलब होता है एंजाइम, और ओ का मतलब होता है ऑर्गन, मतलब बॉडी की बात हो रही है। और लास्ट में क्या बना, मेटाबोलाइट। वो मेटाबोलाइट क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट होता है, बाहर निकल जाता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ड्रग इज कन्वर्टेड into the form which can be easily excreted by the help of enzymes in the body organs। तो हम क्यों देख रहे हैं डेफिनेशन, वो इसलिए क्योंकि जो फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे, तीनों को अल्टीमेटली मेटाबोलाइट बनेगा या नहीं बनेगा, या ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, मतलब उस अल्टीमेटली एक्सक्रीशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 तरह के फैक्टर हैं, फैक्टर रिलेटेड टू द ड्रग, फैक्टर रिलेटेड टू द एंजाइम, एंड फैक्टर रिलेटेड टू द ऑर्गन, मतलब बॉडी की बात हो रही है। अब कैसे, पहला हम देखेंगे फैक्टर रिलेटेड टू द ड्रग। तो फैक्टर रिलेटेड टू द ड्रग है वो हम देखेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। दूसरा है एंजाइम। भैया एंजाइम हम जानते हैं, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड दीज आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। तो ये भी तो बॉडी का एंजाइम है। तो जिस तरह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज्यादा या कम हो सकती है, उसी तरह से वो फैक्टर जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को ज्यादा या कम करेंगे, मेटाबॉलिज्म तो इफेक्ट होगा। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, जैसे लाइट, जैसे टाइम। तो वही हम पढ़ेंगे यहां पर। फिर हम ये भी पढ़ते आए हैं कि एंजाइम एक्टिविटी बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन में। अगर बॉडी के अंदर एंजाइम ज्यादा होंगे तो अच्छी तरह काम करेगी, बॉडी के अंदर कम एंजाइम होंगे तो मेटाबॉलिज्म कम होगा। ऐसा होता है कि बिल्कुल होता है। अगर पेशेंट को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, प्रोटीन कम ले रहा है, वो एमिनो एसिड कम ले रहा है, तो टोटल कंटेंट ही एंजाइम का कम हो गया। तो टोटल कंटेंट एंजाइम का कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म भी कम होगा। तो फैक्टर्स रिलेटेड टू द एंजाइम। फिर बात आती है ओ का मतलब ऑर्गन। ऑर्गन का है पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो ये तीसरा फैक्टर है, फैक्टर्स रिलेटेड टू द पेशेंट या फिर ऑर्गन। सर ये कैसे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। छोटा बच्चा है, उसकी ड्रग मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी कम होगी, और जो बूढ़ा होगा उसकी ड्रग मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी कम होगी। तो एज पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह हम पढ़ चुके हैं एसिटाइलेशन के अंदर स्लो एसिटाइलेटर और फास्ट एसिटाइलेटर। तो यहां पर हम पढ़ेंगे स्पीशीज डिफरेंट, स्ट्रेन डिफरेंस, सेक्स डिफरेंस, एज, डाइट। तो कितने फैक्टर्स हो गए, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हम देखेंगे वन बाय वन, जो कहलाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी है, जो एग्जाम्पल से आप जस्टिफाई कर सकते हो, और वो ये है कि हम जानते हैं कि फेज 1 के अंदर जो सबसे ज्यादा रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वहां पर जो एंजाइम काम आते हैं उनको बोलते हैं मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेसिस या ऑक्सीडेसिस। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी हम बात करें तो मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेस का जो सबस्ट्रेट होता है, इट शुड बी लिपोफिलिक। तो फेज 1 रिएक्शन डायरेक्ट जो ब्लड में एंटर हो रही है ड्रग, उसी में तो काम करते हैं, और वो ड्रग लिपोफिलिक की तो होती है। तो हम यहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं कि मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेस का सबस्ट्रेट लिपोफिलिक है। अगर लिपोफिलिक है तो वो काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो डिपेंड करता है ना फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो फैक्टर है
वो हमें देखना है फैक्टर्स रिलेटेड टू द एंजाइम। इस एंजाइम में हम देखेंगे दो तरह के, जो आज वीडियो में हम देखेंगे एंजाइम इंडक्शन और फिर देखेंगे एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इंडक्शन पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और यह आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और जो स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस की। एंजाइम इंडक्शन में हम देखेंगे कि एंजाइम इंडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, एंजाइम इंड्यूसर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम इंड्यूसर्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इंडक्शन, और अगर ड्रग का इंडक्शन हो रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस के बाद हम देखेंगे कि एंजाइम इंडक्शन को यूज भी किया जा सकता है, तो यूजेस ऑफ एंजाइम इंडक्शन। तो ये तो बात थी एंजाइम इंडक्शन की। फिर हम देखेंगे एंजाइम इनहिबिशन। सो लेट अस स्टार्ट विद एंजाइम इंडक्शन। भैया इंडक्शन जो शब्द है ना वो बना है किससे? इंड्यूस से। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना या इंक्रीज करना। तो एंजाइम इंड्यूस से बना एंजाइम इंडक्शन। तो यहां तो एंजाइम बढ़ गया, बढ़ने का मतलब है उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये वो प्रक्रिया है जिसके अंदर ड्रग की एक्टिविटी बढ़ गई, मतलब ड्रग मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की तो बात कर रहे हैं। अगर डेफिनेशन बोले एंजाइम इंडक्शन की तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द ड्रग मेटाबोलाइजिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम इज इंक्रीज्ड एंड the agents which are responsible for this are called as enzyme inducers। ये जो एंजाइम था ये काम कर रहा है, लेकिन साथ में आसपास में हम पढ़ चुके हैं कई फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? इंड्यूसर। और इंड्यूसर होता क्या है? इंड्यूसर इज अ ड्रग और इट इज अ केमिकल। तो ये तो हमने देख लिया डेफिनेशन और इंड्यूसर की कहानी। These inducers are of two types, लेकिन इसमें एक थर्ड टाइप भी आ गया। कैसे? पहला होता है फिनोबार्बिटल टाइप, मतलब फिनोबार्बिटोन तरह के फिनोबार्बिटल टाइप ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड्स, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। दूसरे तरह का जो इंड्यूसर है वो है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन टाइप, जैसे 3-methyl-3 और सिगरेट स्मोक जिसके अंदर बेंजोआइसोक्लोरिन डेरिवेटिव होते हैं। सो दीज आर टू टाइप ऑफ इंड्यूसर। लेकिन कभी कभी ड्रग खुद का मेटाबॉलिज्म खुद ही इंड्यूस कर देती है, तो वो क्या कहलाती है? सेल्फ इंड्यूसर। एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंड्यूसर्स आर द ड्रग विच themselves induce their own metabolism, इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। एंड द एग्जांपल ऑफ ड्रग्स आर कार्बामेजेपिन, मेप्रोबामेट एंड रिफाम्पिसिन। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि एंजाइम इंड्यूसर की वजह से एंजाइम इंडक्शन हो गया? भाई या तो हो सकता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ गई इसलिए क्योंकि उसका रेट ऑफ सिंथेसिस ज्यादा हो गया, या फिर जो टोटल कंटेंट है एंजाइम का वही बढ़ गया क्योंकि एंजाइम के डिग्रेडेशन ही कम हो गया, या एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया गया हो। तो यस, नाउ वी विल सी द रीजंस और द मैकेनिज्म बिहाइंड द एंजाइम इंडक्शन। द फर्स्ट रीजन इज increased enzyme synthesis, second is decreased rate of degradation, and third is enzyme activation। तो तीनों केसेस के अंदर क्या है? एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ना लाजमी है, ये तय है, therefore enzyme induction occurs। So this was a mechanism। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है आप बता रहे हो फैक्टर्स, एंजाइम इंडक्शन भी बता रहे हो, लेकिन इससे होने क्या वाला है? क्या जरूरी है क्या? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एक पार्ट आता है ड्रग इंटरेक्शन जो हमने कई बार पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं, उस पर कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। और जब भी डोज एडजस्टमेंट होता है किसी पेशेंट का, उसमें एंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है एक पेशेंट ने ड्रग ले ली हो ए और साथ में डॉक्टर ने दूसरी ड्रग प्रिस्क्राइब की हो बी, तो हो सकता है ए का मेटाबॉलिज्म इंड्यूस हो जाए, बॉडी से ड्रग ए जल्दी निकल जाए, और हो सकता है उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आए या कम देर तक आए। कैसे देखते हैं? तो पहले हम देखेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ एंजाइम इंडक्शन। ये एक बेसिक ग्राफ है जो हम पढ़ते आए हैं। ये बेसिक ग्राफ क्या है? ये बेसिक ग्राफ है प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व, जिस पर डिटेल्स के लिए बेसिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स का वीडियो दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट।
ये है कंसंट्रेशन, ये है टाइम। और हम जानते हैं दो लेवल होता है, एक तो होता है मैक्सिमम लेवल, एक होता है मिनिमम लेवल। इस लेवल के ऊपर क्या होता है, टॉक्सिसिटी। ये वाली जो हाइट है ये कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, और ये वाली चीज क्या कहलाती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। पार्ट वन हमने देखा था मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब पार्ट वन में क्या देखा था, फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड गो थ्रू द वीडियो। पार्ट वन में देखा था कि मेटाबॉलिज्म से ऐसा नहीं कि ड्रग इनएक्टिवेट ही होगी और बॉडी से निकल जाएगी। मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ ड्रग। तो ड्रग एक्टिवेट होती है तो क्या होगा, और ड्रग इनएक्टिवेट होती है तो क्या होगा, वो हम देखेंगे रिजल्ट के अंदर। तो देखते हैं फर्स्ट रिजल्ट, डिक्रीज्ड इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग विच आर इनएक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म। जो ड्रग बॉडी में जा रही है और मेटाबॉलिज्म से फटाफट इनएक्टिवेट हो रही है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। भाई नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, अगर ड्रग दी गई तो नॉर्मल इंडिविजुअल में ये मान के चला गया कि ये 3 घंटे तक काम करेगी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या 6 घंटे तक काम करेगी, उसके बाद उसको नेक्स्ट डोज दी जाएगी और फिर अगला ग्राफ ऐसे चलेगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ड्रग बॉडी में गई और उसका अगर एंजाइम इंडक्शन हो गया, मतलब मेटाबॉलिज्म हो गया, तो ये 6 घंटे की जगह क्या होगा, ये ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ आपका इतनी देर तक ही रहेगा, ड्यूरेशन कम हो गया। तो ड्यूरेशन कम हो गया होगा तो ड्रग फ्री इंटरवल, तो ड्रग फ्री इंटरवल का मतलब ये चीज फेलियर ऑफ थेरेपी। कैसे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर कोई लेडी ले रही है और साथ में एंजाइम इंड्यूसर्स अगर उसको प्रिस्क्राइब कर दिए गए, तो क्या होगा, जो हार्मोन्स है उसका मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स का मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हार्मोन्स ही तो होते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म इंड्यूस हो जाएगा, ड्रग फ्री इंटरवल होगा, एंड चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, फेल हो जाएगी, लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो क्योंकि जैसे ड्रग फटाफट गई वो फटाफट इनएक्टिवेट हो रही है, फटाफट बॉडी से निकल रही है, लेकिन आपने क्या तय किया था कि तो नॉर्मल आदमी है, इतनी देर तक तो ड्रग रहेगी, लेकिन इतनी देर तक नहीं है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन वो फटाफट बॉडी से निकल गई। सो दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट, फेलियर ऑफ थेरेपी। सेकेंड रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, इंक्रीज इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या ड्यूरेशन इन ड्रग्स which are activated by metabolism. अगेन हमने देखा था पार्ट वन के अंदर कि ड्रग एक्टिवेट भी होती है, इनएक्टिवेट भी होती है, तो ये तो इनएक्टिवेट का लफड़ा था। अब देखते हैं एक्टिवेशन में। एक्टिवेशन का मतलब है कई ड्रग्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स, या फिर इसके अलावा ऐसी भी ड्रग होती हैं जो बॉडी में जाने के बाद क्या है, जिनका एक्टिवेशन है और उससे मेटाबोलाइट बनता है, वो मेटाबोलाइट ही एक्टिव होता है। इन केस ऑफ पैरासीटामोल हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। अब सब बार बार पिछली वीडियोस का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड है और उसकी डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल। तो एग्जांपल है पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल के साथ अगर आपने एंजाइम इंड्यूसर दिया तो जनरली हम जानते हैं पैरासीटामोल क्या है, मेटाबोलाइज होता है ग्लूटाथायोन के साथ, और जब तक एक मिनिमम लेवल तक है पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, लेकिन लेवल बढ़ गया तो पैरासीटामोल लिवर डैमेज कर सकता है। एंजाइम इंडक्शन में यही होता है कि व्हेन एंजाइम इंडक्शन इज देयर इन केस ऑफ पैरासीटामोल, टॉक्सिसिटी में अकर एट लो डोजेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इंड्यूसर्स, क्योंकि जो मेटाबोलाइट है पैरासीटामोल का जो जिम्मेदार है लिवर डैमेज के लिए, क्विनोनिमिन डेरिवेटिव वो ज्यादा बनेगा तो लिवर सेल्स के साथ ज्यादा बाइंड होगा तो डैमेज। सो दिस वाज द सेकंड कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट। अब बात करते हैं थर्ड, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं वीडियो के अंदर। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना। तो अब आप सोचिए, बात कर रहे हैं हम सेल्फ इंड्यूसर की। कई ड्रग जो खुद का मेटाबॉलिज्म खुद ही बढ़ा देती हैं, तो शुरू में आपने डोज दी, वो काम कर रही थी, लेकिन जब खुद का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो अगली बार डोज बढ़ानी पड़ेगी ना, तो बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि ये वही वाली कहानी है, इंटेंसिटी वाली और ड्यूरेशन वाली। तो क्या करना पड़ेगा आपको, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो आपके हो गए 3 रिजल्ट। अब 4th रिजल्ट, हम ये भी जानते हैं कि द मेटाबॉलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द ड्रग्स टू बी एक्सक्रीटेड, बॉडी के एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका भी मेटाबॉलिज्म होता है। तो एंडोजेनस सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइड्स, bilirubin, they are also metabolized at faster rate in case of enzyme induction। ये है 4था रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरफेरेंस विद डोज एडजस्टमेंट प्रिस्क्राइब्ड। नॉर्मल आदमी में तो आप यही मान के चलते हो ना कि सारी चीज सही ढंग से काम कर रही है, और समझाने के हिसाब से ये डायबिटीज का पेशेंट है जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स प्रिस्क्राइब की हुई है। तो ये मान के चलते हैं कि ये दवा इतनी देर तक काम करेगी और इतना ग्लूकोज लेवल ज्यादा है कब होगा, अल्टीमेटली इसी ग्राफ से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपने एंजाइम इंड्यूसर दे दिया तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक क्या होगा, फटाफट बॉडी से निकल जाएगा। फटाफट बॉडी से निकल जाएगा मतलब जो आपने दिमाग में रखा था ना कि यार ये डोज इतनी देर तक काम करेगी, उतनी देर तक काम नहीं करेगी, मतलब जितना ग्लूकोज लेवल आप नीचे करना चाहते थे उतना नहीं होगा। तो यस, डोज एडजस्टमेंट में लफड़ा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं डोज कितनी देनी है। नेक्स्ट, इंटरफियरेंस विद क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज या डेटा। अभी क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी क्या होता है, लंबे समय तक अगर किसी भी ड्रग को लिया जाए और उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है दैट इज कॉल्ड क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी। नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो अलग है, लेकिन जब आप एंजाइम इंड्यूसर की प्रेजेंस पे दोगे या एंजाइम इंडक्शन रहेगा तो क्या होगा, मेटाबोलाइट जो बन रहा है या फिर ड्रग की वजह से जो टॉक्सिसिटी है, डेफिनेटली डेटा विल बी डिफरेंट, डेटा विल बी वेरी। So this is how the enzyme induction affects the different things, consequences हम देख चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम uses of enzyme induction। तो enzyme induction का यूज भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो 1 by 1। फर्स्ट, कुशिंग सिंड्रोम। भाई कुशिंग सिंड्रोम हम जानते हैं ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एड्रिनो जो आपके स्टेरॉइड्स है, एड्रिनल स्टेरॉइड्स, उनका सिंथेसिस ज्यादा होता है, बहुत एक्सेस में होता है। अब अगर वो एक्सेस में है तो उनका बॉडी से निकलना जरूरी है। अब वो बॉडी से कैसे निकलेंगी, सीधी सी बात है, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दो। यही तो हो रहा है इन कशिंग सिंड्रोम। इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ एड्रिनल स्टेरॉइड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस। एंजाइम इंडक्शन कर दो, बॉडी से जल्दी निकल जाएंगे, तो अपने को रिलीफ मिलेगा कशिंग सिंड्रोम में। फर्स्ट यूज। नाउ सेकंड यूज, फास्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्यूमुलेटेड पॉइजन या सब्सटेंसेस। अगर कोई ड्रग बॉडी के अंदर आकर एक्यूमुलेट हो गया, आप निकालना चाहते हैं आप, तो निकलेगी तो जब वो सॉल्युबलाइज होगी तो उसको सॉल्युबलाइज कर दो ना, और सॉल्युबलाइज करने का काम कौन करता है, मेटाबॉलिज्म। तो एंजाइम इंडक्शन से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कैन बी इंक्रीज एंड दैट पॉइजन कैन बी एक्सक्रीटेड। नाउ थर्ड यूज, कॉन्जेनाइटल नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस। कॉन्जेनाइटल नॉन हीमोलाइटिक क्या है, ये तो जेनेटिक्स की वजह से लफड़ा हो रहा है। और इसमें होता क्या है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंट ग्लूकुरोनेशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बॉडी से बाहर निकलता है मेटाबॉलिज्म के दौरान, और वहां पर रोल होता है किसका, ग्लूकुरोनाइड बाय ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन। अब ये ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है कैसे, फिनोबार्बिटोन से। तो फिनोबार्बिटोन क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन बढ़ गया तो जब हम देंगे एंजाइम इंड्यूसर तो क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा बिलिरुबिन का, और ये बॉडी से जल्दी बाहर आ जाएगा। सो दिस वाज द स्टोरी रिगार्डिंग द एंजाइम इंडक्शन। अब कहानी आती है एंजाइम इनहिबिशन। जैसे एक शब्द देखा था हमने इंड्यूस, ऐसे ही एक शब्द होता है इनहिबिट, और इनहिबिट से क्या बना, इनहिबिशन। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। तो एंजाइम इनहिबिशन का मतलब क्या है कि इट इज द प्रोसेस इन विच द ड्रग मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी इज डिक्रीज। तो यही तो है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज टर्म्ड एज इनहिबिशन।
तो जिस तरह यहां पर इंड्यूसर था, तो एजेंट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द एक्टिविटी, दीज आर टर्म्ड एज एंजाइम इनहिबिटर्स। तो यहां पर ड्रग और केमिकल इंड्यूसर थे, तो यहां पर भी ड्रग और केमिकल क्या है, इनहिबिटर है। तो पहले हम देखेंगे कि कितने तरह का होता है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन होता है दो तरह का, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करें तो इंटरेक्शन एट एंजाइमेटिक साइट, भैया आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल बिकॉज हम बायोकेमिस्ट्री में या बाकी चीज में पढ़ेंगे ये चीज, और हम पढ़ते भी हैं कि एंजाइम इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव आप देख सकते हैं। तो पहला है डायरेक्ट, जहां पर इंटरेक्शन एट एंजाइमेटिक एक्टिविटी साइट, जो एंजाइमेटिक एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट है वहीं पर इंटरेक्शन हो रहा है डायरेक्ट। अब ये फिर दो तरीके का होता है, कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की क्या खासियत है, देयर इज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी बिटवीन द इनहिबिटर और जो सब्सट्रेट। दूसरा है इट इज रिवर्सिबल एंड इट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। जैसे मीथाकोलिन और एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर सिमिलर है, जो कॉम्पीट करते हैं कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के लिए, कोलिन एस्ट्रेज। So these are the characteristics of competitive inhibition, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल है एंड दिस इज द एग्जांपल। दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव की डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ते आए हैं, मतलब इट इज नॉन स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज देयर, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज रिवर्सिबल। एग्जांपल है जैसे लेड, मर्करी, which bind with the enzyme and they inhibit the enzyme। इसके अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव में एक और होता है प्रोडक्ट इनहिबिशन। जो प्रोडक्ट बन रहा है एंड प्रोडक्ट, जिसको हम फीडबैक इनहिबिशन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोडक्ट बन गया जैसे एलोप्यूरिनॉल, जैसे फिनेल्जिन। तो एलोप्यूरिनॉल क्या है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। ऐसे ही फिनेल्जिन जब आप देखोगे मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। सो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। तो आपने एंजाइम को इनहिबिट कर दिया दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो ये तो थी डायरेक्ट की कहानी, नाउ वी विल सी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में दो मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व। पहला होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब देयर इज डिक्रीज इन एंजाइम कंटेंट। और यह एंजाइम ही कम हो गया, मात्रा ही कम हो गई। क्यों कम हो गई, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन रेट या सिंथेसिस। उसके सिंथेसिस मतलब निर्माण ही कम हो रहा है बॉडी के अंदर, फॉर्मेशन ही कम हो रहा है। दूसरा कारण देयर इज इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग। उसका खात्मा ज्यादा हो रहा है, वो जल्दी बॉडी से निकल रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो एंजाइम इनहिबिशन है ना, इसमें एंजाइम इनहिबिटर नहीं है ना, तो जैसे इसका सिंथेसिस कम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, ड्रग्स जिम्मेदार हैं एक्टिनोमाइसिन डी जैसी। ऐसे ही ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों, यहां पर एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखते हैं नेक्स्ट इनडायरेक्ट में दूसरा मैकेनिज्म, ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ही बदल गई। क्यों बदल गई, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो फिर तो ये भी एक फैक्टर हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो गया और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो गया। So this was the story of enzyme induction and inhibition in broad, and we are discussing the factors affecting metabolism. अब यहां पर दो चीज दी हुई है आपके सामने, एक तो लिखा है वीडियो यहां पर और एक वीडियो लिखा है यहां पर। अब ये वीडियोस क्या है, ये वीडियो रिलेटेड है द लिस्ट ऑफ ड्रग्स, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, और तकरीबन हर अल्टरनेट ईयर या हर ईयर पर क्वेश्चन आता है बड़े बड़े एग्जाम्स में भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर या एंजाइम इंड्यूसर। तो जो चैनल में आप देखेंगे दो वीडियोस दिए हुए हैं एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर के अंदर। ये वीडियो है एक एंजाइम इंड्यूसर पर, तो सारी ड्रग्स को पोएट्री फॉर्म में दिया हुआ है, निमोनिक स्ट्रिक के फॉर्म में, जैसे आप देखिए आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही एक वीडियो और दिया हुआ है जो एंजाइम इनहिबिटर का काम करता है, जैसे ड्रग्स आइसोनियाजिड है। तो इसी तरह से प्लीज बी इन टच।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग फैक्टर्स विच इफेक्ट द ड्रग मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ एंजाइम या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। हम देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगली वीडियो के अंदर, और कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी है, हार्मोन इंबैलेंस है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स है। एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे वीडियो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। So please be in touch. Best of luck.